यार सबसे पहले साइन इन फॉर्म था रिएक्ट पे, जो कि पहले तो हम ये सारी चीजें पढ़ रहे थे कि रिएक्ट में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में जब एक क्लास हुई थी जिसमें आप लोगों ने आके यूज स्टेट इस्तेमाल किया था, वहां तक समझ रहे हैं कि आप लोगों की प्रैक्टिस सही थी, आपको तब तक बातें समझ में आई थी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ हमने क्या किया है, उसके बाद हमने साइन इन फॉर्म बनाया, लॉग इन फॉर्म बनाया। उसके बाद उस फॉर्म से हमने डेटा उठा के एक फंक्शन में एक्सेस किया था। ये सबको याद है? सबको याद है? रिकॉर्डिंग ऑन। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हमने बोला था कि एक आपकी जो स्टेट है, मतलब जो आपका डेटा है, वो एक कंपोनेंट में इस वक्त वो कौन सा कंपोनेंट है, लॉगिन। उसमें कौन सा डेटा है, यूजर नेम और पासवर्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि जो उसी कंपोनेंट का जो डेटा है, अब दूसरे कंपोनेंट यानी कि जब एक बंदा लॉगिन हो जाएगा, एक डैशबोर्ड में आ गया, XYZ जो भी उसका पेज है, जैसे फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं उसके बाद आप facebook.com पे अपने पेज पे आ जाते हैं। जब आप अपने पेज पर आ रहे हैं तो कंपोनेंट बदल रहा है, लॉगिन से डैशबोर्ड कंपोनेंट बदल गया। अब कंपोनेंट बदलेगा तो हम वो डेटा कैसे सेव रख सकते हैं, या हम वो डेटा कैसे पहुंचाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब ये सवाल है। तो उसमें हमने कौन सी सर्विस इस्तेमाल की थी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिंपल एक और कंपोनेंट है, लेकिन वो कंपोनेंट बनता है सारे कंपोनेंट के बाहर, और वो कंपोनेंट को सारे कंपोनेंट एक्सेस करते हैं डेटा के लिए। मतलब मैंने अपना कुछ डेटा उसकी तरफ फेंका, दूसरे कंपोनेंट ने उसको एक्सेस कर लिया, इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स को डेटा मिलता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है प्रॉप ड्रिलिंग, मुश्किल सा लफ्ज है लेकिन सब बड़ा आसान मायने हैं। फिर हमने प्रॉप्स पढ़े थे शुरू में। ठीक है, प्रॉप्स मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैंने वो गलती भी की थी कि मैंने चिल्ड्रन इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन प्रॉप से चिल्ड्रन लिया नहीं था। तो प्रॉप से थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, लेकिन वो डेटा ट्रांसफर कैसे हो सकता है कि वो कंपोनेंट जिस पेरेंट कंपोनेंट में है, वो पेरेंट कंपोनेंट से अपने चाइल्ड को प्रॉप के जरिए डेटा भेज सकता है। ये बात सबको याद थी? ठीक है, आसान था, बहुत आसान था। एक मिनट ये चल जाए तो हम इसको देख लेते हैं, ये क्यों जिंदगी लगा रहे सारी। ये हो गया। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं इसके कोड में। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि app.js के जरिए बहुत कुछ खुला हुआ है। कॉन्टेक्स्ट रहे, इंडेक्स रहे, रजिस्टर मिटाओ, मैनिफेस्ट, अटेंडेंस, टेबल, डैशबोर्ड, app.js। अब मैं कह ही रहा हूं ये आपकी app.js है। ठीक है, app.js के अंदर ये तो हम राउट्स पढ़ रहे थे गालिबन। app.js के अंदर आप फर्ज करेंगे ये लॉगिन वाला कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो इस app.js पे मुझे लॉगिन में कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो मुझे याद था कि हम थ्रू प्रॉप करते थे, और प्रॉप में सिंपल क्या होता था, हम कुछ भी डेटा ऐसे भेज सकते थे। सही है, फिर ये कंपोनेंट जहां पे कॉल हो रहा है, कंपोनेंट क्या होता था, एक फंक्शन होता था। उस फंक्शन के जो पैरामीटर होते थे, मुझे वो ये चीज वहां पे मिल जाती थी। ये प्रॉप से एक तरीका सिंपल ये था। अब लेकिन उसमें मसला क्या है, अब समझे कि भाई एक आपके पास लॉगिन है, अब लॉगिन के अंदर कोई 3-4 और कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, वो जो डैशबोर्ड मैंने लास्ट टाइम दिखाया था उसके अंदर ये एग्जैक्ट काम हमने किया हुआ है कि एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट है। तो समझेंगे एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, फिर उसका और चाइल्ड है। तो 3-4 लेवल है। तो प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट को मैं पास करता हूं तो मुझे मिलता है चाइल्ड को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डेटा पेरेंट के पास है लेकिन चाहिए का सबसे लोएस्ट लेवल पे। तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये पहले इसके चाइल्ड को जाएगा, फिर ये इसके चाइल्ड को जाएगा, फिर आखिर में आएगा। समझ रहे? एक को पास किया, फिर दूसरे ने तीसरे को पास किया, तीसरे ने चौथे को पास किया। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे आपकी रैम बहुत यूज हो रही है। चाहिए आखिरी वाले को था, बिला फजूल में बीच वालों को भी देना पड़ेगा। ट्रांसफर हुआ,
तो इससे बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक कंपोनेंट है, लेकिन जो थर्ड कंपोनेंट है जो कि ये रहा हमने बनाया था, एग्जैक्टली कंपोनेंट की तरह दिखता है, ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही कंपोनेंट वाला इसका पूरा सिंटैक्स है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक हमारा सिंटैक्स है, ये इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पर जो यूज स्टेट बनाएंगे, ये यूज स्टेट जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनके पास ये अवेलेबल होंगे। उसी तरीके से सेट ऑल्स इस्तेमाल होगा और उसी तरीके से ऑल्स इस्तेमाल भी होगा। सारा काम बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी होता है, ठीक है। तो ये किसका काम है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। अब देखिए फायदा क्या हुआ, अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहाँ है, पेरेंट में, बिल्कुल ऊपर app.js। अगर आप देखें बल्कि ऐप नहीं, index.js। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाला कंपोनेंट यहाँ पर है, उसके अंदर सारी ऐप है, ये बिल्कुल पेरेंट लेवल है। ये कंपोनेंट कहां पर है, बिल्कुल पेरेंट के ऊपर। अब कोई भी डेटा इसके अंदर आता है तो ये डेटा पहले तो ये होना चाहिए था कि एक कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट, तीसरे, फिर चौथे। लेकिन ये वाला कंपोनेंट एक खास कंपोनेंट है जिसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहते हैं। ये कंपोनेंट कोई भी कॉल करवा सकता है, मतलब ये पेरेंट में कॉल होगा, लेकिन चौथे नंबर वाला वो डायरेक्टली इसको कॉल करेगा और इससे डेटा मांगेगा। और ये काम हमने कैसे किया था, अगर हम लॉगिन में जाएं तो सिंपल हमने इस्तेमाल किया है एक रिएक्ट हुक। रिएक्ट हुक क्या था, यूज कॉन्टेक्स्ट। पहले तो हम कंपोनेंट कैसे इस्तेमाल करते थे, कंपोनेंट हम सिंपल ऐसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है, सबको याद है। पहले कंपोनेंट हम यूज करते थे, लेकिन क्योंकि एक खास कंपोनेंट है जो कि डेटा, जिसका काम सिर्फ डेटा पास करना है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम एक रिएक्ट हुक इस्तेमाल करते हैं। उस रिएक्ट हुक का नाम क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट। अभी यूज कॉन्टेक्स्ट आपकी रिएक्ट को बताता है कि ये नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, ये एक खास कंपोनेंट है जो कि इस्तेमाल होगा डेटा पास करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, इसको डिटेल में हमने खुद लिखा था, लेकिन मैंने कल लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे इस्तेमाल करना है ये बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एक गिटहब का लिंक है वो मिल जाएगा जिसमें सारा बना हुआ है, ठीक है। आपने पूरा उठाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। आपकी अकल कहाँ काम आएगी, ये चीज बनाते हैं, क्योंकि ये आपको बनाना है कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, वो आप यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से डिफाइन करोगे और उसको यहाँ वैल्यू में पास करोगे। मैंने कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं, और सेट। अब आप इसमें 5, 6, 10, 15 जितने वेरिएबल लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप जितनी स्टेट बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। आप एक ही स्टेट के अंदर 10-15 वेरिएबल लिख सकते हैं, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के जरिए। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो पास किया है कि मैंने इंडिपेंडेंट बना दिया इसको। अब मैं इसके अंदर जितने हैं वो वेरिएबल सेव करा दूं, मेरी मर्जी है। इसके अंदर मैं एरे सेव करा लूं, इसके अंदर मैं नंबर सेव करा लूं, स्ट्रिंग सेव करा लूं। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में तो हर डेटा सेव हो जाता है, इवन फंक्शन भी सेव हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या सेव करा है, ऑब्जेक्ट, ताकि मेरे पे लिमिटेशन ना रहे कि मैं इस पे क्या सेव कराऊंगा। लेकिन मैंने इसको लिमिट किया है कहां पर, और सेट ऑफ, सिर्फ नाम देके। ये मैं सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करूंगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन, साइन अप, रजिस्टर, ठीक है। तो ये थी कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये आपको बताती है आपके कंपोनेंट को कि ये डेटा कहां से आ रहा है। एक और चीज है जो कि इसकी नहीं है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आपको ये चीज तो पता है, ठीक है। तो इसकी एक और चीज होती है, इसकी कीवर्ड ही भूल गया। हाँ, डायरेक्टली हो रहा है डॉट सेट आइटम, और इसमें पहली की हम क्या रखते हैं, टोकन आ गया, हमने एंटर मार दिया। अब ये क्या चीज है,
ये क्या है? सेशन स्टोरेज। इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको मैं कंसोल पे पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्ट का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है? जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि ये कंसोल पे वर्क कर रहा है। जो भी चीज अगर कंसोल पे चल जाए वो मतलब किसका हिस्सा है? जावास्क्रिप्ट। सेशन स्टोरेज एक बहुत पॉपुलर एक तरीका है, ठीक है। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपके पास अपना इनबिल्ट डेटाबेस ना हो। अगर आपके पास डेटाबेस है आप डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप ये भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है सेशन स्टोरेज। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई थी, मैंने कहा था कि आपका जो ब्राउजर है उसके अंदर आपके पास कुछ डेटा सेव कराने के लिए प्लेसेस दी हुई हैं। अब वो प्लेसेस क्यों दी हुई हैं? वो इसलिए दी हुई है कि लास्ट क्लास में जब हमने एक डेटा कॉन्टेक्स्ट को भेजा उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको कमांड किया था कि जब ये डेटा कॉन्टेक्स्ट को भेज दो तो पेज को डैशबोर्ड की तरफ ले जाओ। अब जब वो डैशबोर्ड की तरफ गया तो पेज रिलोड तो हुआ क्योंकि पेज चेंज हुआ। जब पेज चेंज होता है, जब पेज रिलोड होता है तो उस पेज में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? साफ, क्लीन हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये सेव कराना है, फर्स्ट करें यूजर नेम वो लॉग इन हो गया, ठीक है, मुझे सेव कराना है कि भाई ये बंदा लॉग इन है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सेशन स्टोरेज। अब देखिए मैंने क्या भी सेव करा है, टोकन, उसकी क्या है? वैल्यू। बहुत आसान तरीका है, आप इसको सिंपल सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आप यहां पर सबसे पहले उसको की वैल्यू सबको पता है, की आइडेंटिफायर होता है, वैल्यू उसकी वैल्यू, उसमें जो भी आपको सेव कराना है। अब इसमें टोकन मैंने क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली हम टोकन सेव कराते हैं कि वो जो आपका यूजर है वो सेव आके अपना मतलब उसने अकाउंट बनाया तो उसके जो सर्वर है वो आपको क्या रिटर्न करता है? टोकन। क्योंकि वो पासवर्ड तो देगा नहीं, पासवर्ड देगा तो हैक हो सकता है, तो एक यूनिक टोकन देता है जो कुछ इसी तरीके से ही दिखता है, इवन इसे थोड़ा खतरनाक भी दिख सकता है। वो हम क्या लगा देते हैं? वो सेशन स्टोरेज में सेव करा लेते हैं। फिर उसके बाद जब भी वो बंदा जो है दूसरे पेजेस पे जाता चाहता है तो उसके पास ये सेशन स्टोरेज में ये डेटा पड़ा हुआ होता है। सिंपल। वो फिर इसमें अब एक और टेक्निकल बात आती है। अब सेशन स्टोरेज जो है आपने ये बंद किया, ठीक है। अब हम दोबारा वापस आते हैं, लोकल होस्ट है, मैं इंस्पेक्ट पे गया, मैं एप्लीकेशन पे आता हूं तो मैं लोकल होस्ट पे आया तो की कहां गई? की साफ हो गई। सेशन स्टोरेज का ये मसला है, सेशन स्टोरेज जो है जब तक आपकी वेबसाइट खुली हुई है, खाली उसके पेजेस चेंज होते रहे, कुछ भी होता रहे, ये चीज डिलीट नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपने टैब बंद किया तो क्या होगा? वो आपकी चीज डिलीट हो जाएगी। अब इसका हल क्या है? ये जो मसला है, वैसे जितना अभी तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना आपको काम करना है वेबसाइट में, उसके लिए इतना काफी है कि आपको एक जगह चाहिए जिसमें आप टोकन सेव कराएं, फिर आपका जब पेज चेंज हो तो आप चेक कर लें कि क्या हमारे पास टोकन पड़ा हुआ है। टोकन पड़ा हुआ है तो उसको वो पेज दिखा दो, अगर टोकन नहीं पड़ा हुआ तो उसको वो पेज ना दिखाओ, उसको कहाँ ले जाओ? लॉगिन फॉर्म पे वापस, कि पहले लॉगिन होकर आओ फिर ये पेज खुलेगा, ठीक है। ये आप लॉजिक लगा सकते हो, ये इसके लिए ये सेशन स्टोरेज इनफ है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है, आप चाहते हो कि वो बंदा लॉगिन रहे, भले वो ब्राउजर बंद करके चला जाए, फिर वापस आए फिर भी उसकी वेबसाइट लॉग इन हो, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कुकीज। कुकीज की जो सबसे आसान और सबसे इजी जो मुझे अगर कोई जगह मिलती है तो मैंने जो खुद इस्तेमाल की हुई है वो है आपकी SF कुकीज। SF कुकीज एक बहुत आसान तरीका है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ऐसे आप इंपोर्ट दिस मेथड्स इन ES6। अब ES6 का मतलब है जो आप जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेक कुकी और रीड कुकी। बेक कुकी क्या है? आपको सेव कराना है, आपने टोकन जो है वो बैक कुकी में बिल्कुल ऐसे ही पास कर लिया जैसे आपने सेशन स्टोरेज पास की थी कंसोल में,
क्या आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर लोगे, टैग कुकी, और उसको पैरेंथेसिस में क्या दे दोगे, टोकन और उसकी वैल्यू, तो वो कुकीज में सेव करा देगा क्या, आपका टोकन। तो जब आप उसको रीड करने आओगे, रीड कुकी, तो उसको पैरेंथेसिस में क्या दे दोगे, उसकी की, कि मुझे कौन सी वाली ला के दो, टोकन। अगर उसको टोकन मिले तो समझो वो लॉग्ड इन है, अगर उसको टोकन ना मिले तो वो क्या है, सो लॉग्ड इन नहीं है, उसको दोबारा से लॉगिन पेज मिलेगा। अब इनका कुकीज का ये फायदा है कि ये लोग डिलीट नहीं होती। आप ब्राउजर बंद कर दें, आप कंप्यूटर बंद कर दें, आप फिर से खोल लें कंप्यूटर, आपकी कुकी डिलीट नहीं होती, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस पर आप टाइमर लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये कब तक वैलिड हो। अब ये काम होता है सर्वर से, जो आपका वो टोकन होता है वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। आप बोलते हो तो भाई 2 दिन तक ये वैलिड है, 2 दिन के बाद इसको खारिज कर दो। उसके बाद उससे क्या होता है कि जब आप वेबसाइट पे आते हो तो वो आपको बताता है कि आपका टोकन एक्सपायर हो गया है, आप दोबारा से लॉगिन हो जाओ। योर सेशन इज एक्सपायर्ड, बाइनेंस पे होता है योर सेशन इज एक्सपायर्ड, नॉर्मली जब लिखा आता है वो क्यों आता है कि आपके सेशन में, सॉरी कुकी में अंदर जो टोकन बनाया गया था वो एक्सपायर हो चुका है। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे बैंक की आप कोई वेबसाइट देखें वो कुकी में कोई चीज सेव नहीं कराती क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। उसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप बैंक की किसी वेबसाइट में जाते हैं वो आपको हर बार कहता है लॉगिन करो, नोट कीजिएगा। कुछ आपके अकाउंट्स हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, आपकी सोशल मीडिया है, वो उसमें ये लोग आपके इन्फॉर्मेशन आपकी कुकीज में सेव करा देते हैं, और जब आप लॉगिन होने आते हैं तो वो लॉगिन आप इजीली हो जाते हैं, आपको दोबारा लॉगिन करने को नहीं कहता। वैल्यू भी हम ही देंगे, कौन सी लॉगिन की जो है ये आपको सर्वर जनरेट करता है, वो उस पर देखते हैं। यार मेरा सर्वर लाइव है कि नहीं, थोड़ी देर पहले मैं ट्राई कर रहा था लेकिन पता नहीं क्यों एरर दे रहा था। तो इस पे मैंने थोड़ी देर पहले ही कनेक्ट किया है। नहीं, पासवर्ड है उसका, मैंने पासवर्ड सर्वर पे सेव किया हुआ है। इसका मैंने साइन अप पेज भी बनाया मैंने उसका। अभी इसको कहते हैं, तो ये कनेक्शन रिफ्यूज दे रहा है। कनेक्शन रिफ्यूज का मतलब है कि सर्वर डाउन हो गया किसी भी वजह से, ठीक है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। यहाँ इसके 2 वजह हो सकती हैं कि मैंने जो अपलोड किया ये रिएक्ट ऐप ये सही से डिप्लॉय नहीं हुई है नेटलिफाई पे। वो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम इधर आ जाएं और जो बच्चे जिनको बातें समझ में नहीं आ रही उनको बताते हैं थोड़ी, मैं आप टेंशन ना लो। बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम सर्वर को टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी ये जो हमारी वेबसाइट है ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सर्वर मतलब होस्टिंग में से, तो इसको अभी हम देख रहे हैं, तब तक हम लोग ये करते हैं ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं आपको एक्सियोस का आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्सियोस को खत्म करेंगे ताकि आपका लॉगिन साइन अप का काम खत्म हो जाए और उसके बाद आप बढ़ के आगे मेन पेज पे जाएं। और आपका आई थिंक अभी वहाँ पर टाइम कितना बचा है, 9 बज रहे हैं, 10 बजे आपके लिए बहुत थोड़ा टाइम है। आज मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद अपने कंप्यूटर्स पे लॉगिन फॉर्म बूटस्ट्रैप पे बनाएं, सही है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इस वक्त हमारा ये है कि आप लोग रिएक्ट पे लॉगिन, साइन अप और डैशबोर्ड बना लें, क्योंकि 3 चीजें हैं जो कि आपको रिएक्ट में बनानी लाजमी होती हैं। क्योंकि आप वेब पेज जो है वो तो आप इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना लोगे आसानी से। असल जो रिएक्ट का काम आता है वो आता है डैशबोर्ड पे, फंक्शनैलिटी पे, लॉगिन साइन अप पे, ठीक है। ये लॉगिन साइन अप एक बहुत, आपको लग रहा है कि मैं दिनों से मुश्किल केस पे बैठा हूँ, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इसमें सारा बहुत कुछ हैंडल हो रहा होता है।
एक सर्वर पे डेटा जा रहा है, उसको चेक हो रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अगर आप ये चीजें कर लेते हो तो आपको बाकी चीजें हल्का लगेंगी। तो आपका अल्टीमेट गोल इस पर क्या है कि आपको लॉगिन फॉर्म बनाना आना चाहिए, लॉगिन फॉर्म से डेटा कैसे उठा के सर्वर पे भेजना है ये आना चाहिए, उसको सेशन स्टोरेज पे कैसे सेव कराना है ये पता होना चाहिए, और सेशन स्टोरेज से वापस डेटा कैसे उठाना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी एक और चीज देखते हैं, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एक बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज्यादा यूज होता है। अभी हम देखते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, कहाँ पे यूज, इसका यूज कैसे है और हम यूज करेंगे कैसे। अगर आपने एक चीज देखी तो यहाँ पर ये चीज इस्तेमाल हुई है, आपको ये चीज दिख रही है, ये क्या लिखा है, अगर इसको नोट कीजिएगा तो गायब हो गया। ये मैंने खुद बनाया। ये कैसे बनता है, ये बनता है टर्नरी ऑपरेटर से। इसमें मैंने कंडीशन सेट की हुई है, कुछ कंडीशन के मुताबिक ये चीज आती है और जाती है। अब ये कंडीशन कुछ डेटा पॉइंट्स है, ये आपकी नॉर्मल सीएसएस नहीं है कि आपने सीएसएस पे डिस्प्ले नन लगा दिया और डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया, नहीं, क्योंकि ये कुछ डेटा पे डिपेंड करता है। तो डेटा पे कौन कौन सा है, अब जब मैं इसको लॉग इन कर रहा हूं तो बेसिकली हो ये रहा है कि ये सर्वर पर डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है, इसको डेटा वापस नहीं आ रहा, तो ये मुझे क्या बता रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। तो ये जो चीज है ये आपकी आ रही है टर्नरी ऑपरेटर से। अगर हम यहां पे देखें तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शनैलिटी है। उसके अंदर हम करते हैं कि सबसे पहले हम एक फंक्शनैलिटी बताते हैं, जैसे एबीसी इज इक्वल टू एबीसी। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, एक कंडीशन होती है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद हम उसको बताते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करें। तो हम कह देते हैं कंसोल डॉट लॉग कंडीशन इज वैलिड। उसके बाद हम जिसको यही बताएंगे अगर फॉल्स हो जाए तो क्या करें। तो फॉल्स हो जाए तो हम उसको कहेंगे यही स्टेटमेंट लिखो, कंडीशन इज नॉट वैलिड। ये एक लाइन में जो आपने कंडीशन डिफाइन कर ली, इफ एल्स डिफाइन कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इसको जरा यूज होते हुए हम देख लेते हैं। वैसे इसका सर्वर का भी इशू देखना पड़ेगा। कंसोल हाँ, लेकिन ये क्यों आया, इसको देखना पड़ेगा। आज मैंने बड़ी चेंजेस किए हैं। तो अभी कौन सा प्रिंट हुआ, कंडीशन इज वैलिड। क्यों, क्योंकि यहां पर ट्रू है। ठीक है, आज ही मैं इसको जब इस्तेमाल कर रहा था तो तभी मुझे याद आया, एक आपने देखा होगा कि पासवर्ड और आपका दूसरा होता है कि रीटाइप पासवर्ड, दो दिए हुए होते हैं, एक पासवर्ड होता है, एक टाइप पासवर्ड अगेन। तो उसमें बेसिकली ये इस्तेमाल हुआ था, जो मुझे याद आएगा इसमें ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए कि यहाँ पे फर्क करें आ गया पासवर्ड इक्वल्स टू रीटाइप पासवर्ड। अगर ये दोनों पासवर्ड दोनों बराबर हैं तो फॉर्म सबमिट कर दो, अगर पासवर्ड ये बराबर नहीं है तो कंडीशन लगा दो, ऊपर से ये मैसेज आ जाए, ये वाला जो ऊपर आपको मैसेज नजर आ रहा है, इस तरह का जो कनेक्शन रिफ्यूज आ जाए। तो कनेक्शन रिफ्यूज होगा तो उसका मतलब है टर्नरी ऑपरेटर फेल हो गया। ये चीज ये किसके थ्रू हो रही है, टर्नरी ऑपरेटर। सारा ये काम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है।
चीज आपको रेड कलर की दिख रही है, ये ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमने छुपाई हुई है। एक सर्टेन कंडीशन आती है, ये लागू होती है और ये चीज दिख जाती है। ठीक है, अब एक और चीज हम देख लेते हैं। ये आपके कुछ पीसेस देख रहे हैं हम लोग। एक मिनट, आप लोगों ने वो चीज पढ़ी है, यूज स्टेट के बाद में क्या पढ़ा था? यूज इफेक्ट, वो नहीं पता है। यूज इफेक्ट पढ़ा? हाँ सर। यार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कुछ लिखते हो? इसमें जो भी है निशान ही मिटा दिया। क्या कर रहे हो यार? ऑथेंटिकेशन बनाई है। हाँ, इसमें जो आप ईमेल देंगे वही इनवैलिड होगा या कोई भी आगे लगे। वो लॉग इन कर सकता है यहाँ पर, नहीं मतलब हाँ चेक होगा, लेकिन आपको रजिस्टर करना होगा। इसमें कुछ फॉल्ट हुआ है या तो उसने पुराना वेबसाइट दिया, मैं वही नई वाली ये वेबसाइट कर रहा हूँ तो वैसे चेक करने के लिए कोई भी नॉट ईमेल आते हैं जो नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मैंने इसको लगाया है। तो ये अगर मैं अगर ऐसे बना आप अगर इसमें लगाते हो, मतलब मेरी जो ओपीआई है उसमें है कि वो चेक करेगा नहीं मतलब वो कहाँ चेक करेगा? सर्वर पर। सर्वर में जो ईमेल्स होंगे वो चेक करेगा। वो सिर्फ वही अलाउड है, उन्हीं को वैलिड है, वो भी आ सकते हैं। अगर सब में लगाने जाए क्या? मतलब कोई भी आए लॉगिन कर ले, जैसे गेम्स वगैरह। तो फिर आप उधर पीछे कंडीशन लगाते हैं कि जो भी है उसको लॉगिन कराना। स्टेप के बाद जो वीडियो हो तो अपलोड करवा दें। हम ठीक है, सारे कर सकते हैं, वीडियो देख देख के कोई यार बूटस्ट्रैप का तुम लोगों ने कोई अभी तक क्यों नहीं किया है? प्रैक्टिस क्यों नहीं किया है? और वो उसके बाद फिर जादू है। और सर हम एक मिनट अभी इसको हम पहले ये देख लेते हैं। एक मिनट भाई, इधर उधर जान दो, उधर जान दो। पहले इधर देख लेते हैं हम लोग यूज इफेक्ट। ठीक है, तो यूज इफेक्ट जो आपका है, यूज इफेक्ट ये आपका रिएक्ट हो गया, क्योंकि ये रिएक्ट से उठाया जाता है। यूज इफेक्ट रिएक्ट से ही उठाया जाएगा। इसका काम ये होता है कि आपका जब भी कोई चेंजेस होती हैं उसके ऊपर आपको कोई भी फंक्शन लगाना हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? यूज इफेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है यूज इफेक्ट इधर फंक्शन में। अब यहाँ पे यूज इफेक्ट कहाँ पे लगा हुआ है? यूज इफेक्ट अगर आप कुछ भी देते हो, ठीक है, अब मैंने लगाया हुआ है इन दोनों पे। मैंने कहा कि यूज इफेक्ट यानी कि इन दोनों में कोई भी चेंज हो तो इसको गायब कर दो, इसकी कंडीशन फॉल्स कर दो। तो आप देखिएगा मैं कोई भी चीज लिखूंगा वो ऊपर से गायब हो जाएगा। तो यूज इफेक्ट बेसिकली क्या करता है? इन दोनों को वॉच करता है। उसका और कोई काम नहीं है, सिंपल वो जो चीज आप उसको दोगे उसको वो वॉच करेगा। अगर आपने वो फोल्डर छोड़ दिया है बिल्कुल ही जो मैंने आपको दिया था, उसके अंदर अगर आप एसआरसी के अंदर जाएंगे तो उसने पूरा ये चैप्टर लिखा हुआ है ट्यूटोरियल के अंदर ये यूज इफेक्ट लिखा है। अगर फाइनल पे जाएंगे तो यूज इफेक्ट बेसिक्स में इसने पूरा का पूरा आपको करके दिखाया हुआ है। यहां पर यूज इफेक्ट इसने कहीं भी नहीं लगाया। अभी ये चलिए ये आपको करके ही दिखा देते हैं यार, टेंशन नहीं लो। तो जब मेरे पॉजिटिव क्या ये वही है ना बंदे वाले से। हाँ वही इसके अंदर सारा काम इतना जबरदस्त हुआ हुआ है, ये वही है। आप लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? ये तो बात है। देखो इसने कितना क्लीन बताया हुआ है। ये रहा आपका यूज इफेक्ट, इसको थोड़ा नीचे ले आओ। अब ये थोड़ा आपकी यूज स्टेट से डिफरेंट है। यूज स्टेट में क्या बात करते थे हम लोग? डेटा। इसमें क्या बात कर रहा है? फंक्शन, कंडीशन। क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है? हमेशा ये फंक्शन चलाएगा जब भी कोई कंपोनेंट में चेंजेस होंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपोनेंट जब स्टार्ट होता है तो भी ये चलता है,
क्योंकि जो कंपोनेंट बन रहा है तो उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं, कोई चीज ऐड अप हो रही है, कुछ चीज डिलीट हो रही है, तो उसके बाद भी जब आप जैसे ही कंपोनेंट स्टार्ट करोगे तब भी ये चीज चलती है। ठीक है, तो स्टार्टअप पे भी चलेगी और उसके बाद जो आप इस पे लगा दोगे कि इसको मुझे वॉच करना है, अब वॉच करने के लिए आप यहाँ पे स्पेस देते हो। वैसे इसको तरीके से देखते हैं, टेंशन नहीं लो। यूज इफेक्ट में मैंने दिया फंक्शन, ये वाला फंक्शन तो आप इस्तेमाल कर करके थक गए हो, ये अब सवाल नहीं होना चाहिए ये कैसे बना है। अगर किसी का सवाल हो तो फिर जाके तो वो बस टू के साथ दोबारा मैंने सारी कहानी, तो वो पहुंच गए क्या रिएक्ट? नहीं वो CSS आगे ज्यादा खत्म कर चुके हैं, वो आने वाले हैं, वो तेज जा रहे हैं। हालांकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, वो CSS बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं। तो आपकी पता चली जिससे हमारी गलती है। अरे ये मैं सोचता हूँ जब जावास्क्रिप्ट पे पहुंचने दो। 35,000 मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ कि जावा से फिर से पढ़ लें। ये खत्म हो गए 25 हो जाएंगे, जावा स्टार्ट हो गया। यार तुम लोगों की क्लास में हमसे पहले मैं सोच रहा हूँ रखो, तुम लोगों का काम जो है ना, तुम लोगों का काम बड़ा खतरनाक है। मैं तो बोलते हैं किसी क्लास रखें जो जो भी पढ़ाया ना हल्का कट्टा चक पूरा दिन दे दे, फिर अगले दिन सर ये सर सिर्फ रिएक्ट का हाँ फ्री होती है, सिर्फ रिएक्ट पूरा दिन कर रहा हूँ। पूरा दिन खा रहा हूँ। यार पी वाले दिन मैंने बात की थी, पी वाले दिन का वो मसला बता रहे थे, कह रहे थे कि वो नहीं है। एक दिन तो अवेलेबल इतवार बात में सर एक दिन इतवार वाले दिन रखो, काम कर हाँ ये इतवार को हो सकता है, इतवार को हो सकता है। जो भी देखते हैं। अब भाई ध्यान दो इसको जल्दी अभी खत्म करते हैं यार, ये क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन ये इस्तेमाल होता है, सुबह हम इसको देख रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया, यूज इफेक्ट कहाँ से कॉल हुआ, रिएक्ट से। यार आप करो, सबसे पहले बताओ हम पढ़ क्या रहे हैं, यूज इफेक्ट कैसे इस्तेमाल होता है, वो तो मैं बता ही चला भी गया। यूज इफेक्ट में मुझे कौन सी डेटा पास करनी होती है, स्ट्रिंग पास करनी होती है, नंबर स्ट्रिंग पास करनी होती है। यार इसको तालियां बजाओ यार, तो 10 नंबर डाल दे, बैठ जाओ ध्यान से देखो। स्ट्रिंग भी पास करते हैं, फंक्शन पास करते हैं जो चलेगा जब भी कोई चेंज होगा, स्ट्रिंग पास करते हैं, इसका नाम रखो स्ट्रिंग। यूज इफेक्ट, इसके अंदर क्या पास किया मैंने, फंक्शन। ये फंक्शन कब चलेगा, जब कोई चेंजेस होंगे। यस सर। मैंने क्या कहा कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इसमें चेंजेस हो रही है। ये चेंजेस कहाँ से आ रही है, कंपोनेंट के अंदर से, कि जो इसमें चीजें बन रही हैं, जो भी इसके अंदर फंक्शंस लगे हुए हैं, वो जब सब चला, जब सब चल जाता है तो आखिर में उसकी वजह से क्या यूज कॉल हो जाता है, यूज इफेक्ट। दूसरा तरीका इसका चलाने का क्या है कि आप उसको कोई वेरिएबल दे दो तो ये उसको वॉच करता है। वॉच करने का मतलब है कि जैसे चौकीदार कोई किसी की निगरानी करेगा तो ये भी निगरानी करेगा कि उस वेरिएबल में कोई चेंजेस हो रही है कि नहीं। अब इसका मेरे कहने का क्या मतलब है और ये कैसे होगा, तो ये पूरी बॉडी को बोलता है। अभी यहाँ पूरी बॉडी को वॉच करें, पूरी बॉडी में कोई चेंज होगा चल जाता है, किसी का दूसरा भी फंक्शन दे सकते हैं दोस्त। कुछ भी दे दो। अभी इसके अंदर मैंने ये कॉमा दिया है किसके बाद, इस फंक्शन के बाद, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब है कि यूज इफेक्ट का जो फंक्शन है ये कितने पैरामीटर्स उठा रहा है, 2। पहला पैरामीटर में मैंने क्या पास किया है, फंक्शन। अब दूसरे पैरामीटर में मैंने क्या दिया है, स्ट्रिंग, एरे। कौन सा होता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर हम पास करते हैं ईमेल और मैं क्या इसको वॉच कर रहा हूँ इस स्टेट को, ईमेल और पासवर्ड। अब मुझे पता है कि ईमेल पासवर्ड की स्टेट हमेशा चेंज होगी जब जब मैं उसमें टाइप करूंगा, यही था। तो हम इधर आते हैं वापस, पता नहीं इसके हमने कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं। नीचे चलते हैं क्लास नेम, सेट ईमेल, टाइप ईमेल, टारगेट वैल्यू, ऑन चेंज। हाँ सही है।
अभी इसको हम वापस चलाते हैं, हमारी कंडीशन वैलिड चली, तो उसके बाद कंडीशन वैलिड चली नहीं, क्या करते ये क्या मसला हुआ है? हाँ नहीं, नहीं देखो यहाँ पे हो ही रहा है, कंडीशन चल तो रही है, लेकिन कंडीशन चल रही है ये वाली। एक मिनट यूज इफेक्ट, यहाँ पे जब भी हम कोई चेंज कर रहे हैं तो हमारा कंपोनेंट रीलोड हो रहा है। अगर आप एक देखो ये तो कंपोनेंट रीलोड हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने यूज इफेक्ट डिफाइन कर दिया स्टेट के ऊपर, तो स्टेट कहाँ पे चेंज हो रही थी? इसके नीचे। तो यूज इफेक्ट एक दफा कॉल हुआ, बाकी सारी चीजें बार बार कॉल हो रही थी। तो अगर आप इसको ऑन करें, इसको यूज इफेक्ट कॉल को, तो अब मैं अगर कुछ भी टाइप करूंगा तो यूज इफेक्ट कॉल चलेगा। अबे भाई ये दिखाना है, सिर्फ अभी दिखाना है कि यूज इफेक्ट इसको वॉच कर रहा है। इसको वॉच करने का क्या मतलब है, इसके क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि अगर कुछ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे अलाउ नहीं करते और वो यूजर वो कैरेक्टर डाल देता है, तो आप हर बार इसको चेक कर रहे हो तो आप उसको यहाँ पे अलर्ट दे सकते हो कि भाई तुमने इनकरेक्ट लेटर्स टाइप किए, समझ रहे हो? इसके अलावा आप ईमेल एड्रेस पासवर्ड फिर रीटाइप पासवर्ड, अब रीटाइप पासवर्ड में फर्स्ट करें उसने पासवर्ड लिख लिया, उसके बाद जैसे ही ये आपने वॉच किस पे लगाई हुई है? रीटाइप पासवर्ड पे। रीटाइप पासवर्ड को आप मैच करवा रहे हो इससे पासवर्ड से, तो जैसे टाइप करेंगे आप उसको मैसेज दिखाते रहो नॉट इक्वल नॉट इक्वल, जैसे ही वो इक्वल होगा यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा? इक्वल। अब बराबर हो गया, अब फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर और यूज इफेक्ट एक साथ इस्तेमाल होगा। यूज इफेक्ट हर बार कॉल टर्नरी ऑपरेटर को चेक करेगा क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है। बराबर है तो पहली कंडीशन, अगर बराबर नहीं है तो दूसरी कंडीशन। देखिए टर्नरी ऑपरेटर और यूज इफेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ इसकी चीजें हैं आपकी रिएक्ट की। अब टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल रेंडरिंग में भी आता है। कंडीशनल रेंडरिंग में कैसे आता है बहुत आसान चीज, लेकिन अब देखो कहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी भाई, नींद आ रही है क्या? लॉगिन किया था क्या क्या वो? हाँ आपने अभी लॉगिन किया था, हाँ और एक मैसेज आया था सेट पासवर्ड, सेव पासवर्ड। ऊपर एक प्रोग्राम जो जो ऐसे करते हैं ना, जब ये लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड और ईमेल खुद आया होता है। सेव करने नहीं करने नहीं वो ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप उसको बोलते हो कि ये बेसिकली ऑटो कंप्लीट की, अगर आप इनपुट टैग के अंदर ऑटो कंप्लीट का टैग लगा देते हो ना कि इसको ऑटो कंप्लीट करना है, तो उसके बाद वो आपको जो ब्राउजर है वो ऑप्शन दे देता है, ठीक है मैं इसको सेव कर लूँ। अगर आप ऑटो कंप्लीट का नहीं लगाओगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि ऑटो कंप्लीट का मतलब है आप ब्राउजर से कह रहे हो कि इसको अगर तुम्हारे पास सेव हुआ है तो ये ऑटो फिल कर दो, सही है। इनपुट में आप चेक कीजिएगा, मैंने वो लगाया हुआ है बेसिकली इनपुट ऑटो कंप्लीट, आप चेक कर लेना। ये एक सिंपल एक एट्रीब्यूट है जो कि हम लगा देते हैं इनपुट टैग के ऊपर, सही है। अब यहाँ पे से ऑटो कंप्लीट क्या किया हुआ ऑफ, आप इसकी कुछ भी लिख दो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, सही है। तो ये अगर उसको पता चल जाता है ब्राउजर को कि मैं इसको सेव कर सकता हूँ और उसको फिल भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, तो ये खुद ब खुद हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन उसका काम अच्छा खासा है। इसके बाद हम बात कर रहे थे हाँ टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर जो है आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो रिटर्न के अंदर। तो आपको पता है कि जो चीज़ रिटर्न के अंदर है वो क्या है, वो जो चीज़ आपको पेज पे दिखती है, ठीक है। अब यहाँ भी आपका टर्नरी ऑपरेटर सेम इस्तेमाल हो सकता है, ये वाला, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर भी जब आपका चलता है तो रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे होगा
देखो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, अबे यार एक तो इनका तो रोज साथ में पाड़ देते हैं, ये बातें ही रहती हैं। तो अब टर्नरी ऑपरेटर में यही होगा। अगर टर्नरी ऑपरेटर में आपका ये भी हो सकता है कि कुछ आपका जो HTML है, आप चाहते हो कि कोई कंडीशन जब पास हो तो दिखे, अगर कंडीशन फेल हो तो कुछ और दिखे। तो ये कंबाइन हो सकता है किसमें, टर्नरी ऑपरेटर के साथ। तो हम इसको नाम दे देते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, नाम थोड़ा तब्दील है, काम सेम है। सिंपल हम यही चीज इस्तेमाल करते हैं। अब ये सिंटैक्स यहीं पे लिख ले, वरना यहाँ पे याद नहीं रहेगा, ये थोड़ा अजीब सा है। पेन वगैरह नहीं लाए। लिखो तो आप पता नहीं वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। खराब हो गया आप कह रहे थे। हाँ हो रहा है, हो रहा है। टैग नहीं दे देते। इधर आप सब फिल्म दिन बाद तो कंडीशनल रेंडरिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिला के इसके साथ, HTML के साथ। Yes, sir. अब हो रही है कि कंडीशन पास होगी तो एक चीज चलेगी, कंडीशन फेल होगी तो दूसरी चीज चलेगी। वो लाइट कम दी, लाइट आई है। तो ये आपकी थी कंडीशनल रेंडरिंग। क्या लिखना चाहिए। अच्छा ये है उसका, मैं दूसरा दिया भाई चेक आप लिख लो। ये देखा। अरे भाई ये कंडीशन क्या है, आज से सही है तो क्या है, ये मार रहेगा। अब मैं इस कंडीशन को पास कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। एक कंडीशन पास होगी तो वो HTML दिखेगी। ये कंडीशन क्या हुआ, क्या मुझे पता चला। अच्छा ये आपकी कंडीशनल रेंडरिंग आपकी क्लास की, और आपका चीजें क्या टर्नरी ऑपरेटर और उसका कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो वो था थोड़ा इंट्रोडक्शन। ये सारी किस चीज के लिए है, ये और सेशन स्टोरेज, ये सब किसके लिए है, लॉगिन फॉर्म के लिए। ये कुछ बिट्स एंड पीसेस हैं जो कि लॉगिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी अपने फॉर्म के अंदर रखते हैं। अब यही कंडीशनल रेंडरिंग वाला जो मैंने काम बताया, ये सिंपल अलर्ट से भी हो सकता है। ये कंडीशन पॉजिटिव हो जाए, अलर्ट पास कर दो, सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट से ये काम हो जाएगा। सही है, लेकिन इसको अच्छा बनाने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं JSX के अंदर, तो हमारा थोड़ा कोड जो है वो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसे आप यूज में ला सकते हो। अभी जब तक आप लोग ये लॉगिन फॉर्म पूरा ऐसे बना भी लेते कि ये ऐसा दिखे और इसे काम करें, जिससे ये वालों को फायदा नहीं है। तो अभी आप एक काम करें, अपने अपने कंप्यूटर्स को चाहे बूटस्ट्रैप पे ये फॉर्म बना ले। 3 चीजें रिएक्ट आपके पास होनी चाहिए, आपने उस दिन इंस्टॉल की थी, उसके अंदर आप बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करें और इस तरह का एक फॉर्म बनाएं। 3 चीजें हैं, एक पहले इनपुट में ईमेल, दूसरी इनपुट पर पासवर्ड, तीसरी इनपुट पर सबमिट कर दो और ऊपर लॉगिन फॉर्म। आपके अंदर दिमाग होगा तो पूरा आपको बड़ा बनाया भी मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ एरर्स थ्रो करेगा क्योंकि रिएक्ट बूटस्ट्रैप तो भी अलग है। ये बात समझ आई है, सिंपल HTML अलग है, वो अलग है, तो आपको एरर्स हटाने हैं। क्या हाँ, तो अभी अपने कंप्यूटर्स पे जाएं, ये फॉर्म बनाएं।